So hi, today we are going to start chapter number 7, changing culture and tradition. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप कैसे कैसे चेंज होता गया था. तो फ्रॉम 14th द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, हम 14th सेंचुरी से लेके एंड ऑफ द 17th सेंचुरी तक पढ़ेंगे कि यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए थे. ठीक है, तो टाउन्स वर ग्रोइंग इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप. मतलब जो टाउन्स थे ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गए थे यूरोप में, बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गए थे. अ डिस्टिंक्ट अर्बन कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड, और वहाँ पे जो अर्बन कल्चर था वो डेवलप होने लग गया था. और जो टाउन के पीपल थे ना वो ये सोचने लग गए थे कि हम बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, किसके कंपैरिजन में कहें तो रूरल पीपल के कंपैरिजन में कहें तो. ठीक है, अब उसके बाद टाउन के जो पीपल थे ना, टाउन जो मेनली हम काउंट करते हैं वो है फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम. बिकम अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. ये 3 स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे जो सेंटर बन गए थे आर्ट और लर्निंग का. ठीक है, अब उसके बाद आर्टिस्ट और जो राइटर थे ना वो पॉटनाइज हो गए थे किससे, बाय रिच एंड द एरिस्टोक्रेसी. ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स. उसके बाद द इन्वेंशन, और उसी टाइम पे जब हमारा जो यूरोप था, यूरोप की जो कंट्रीज, यूरोप की जो सिटीज़ थी वो डेवलप हो रही थी, उसी टाइम पे क्या हो गया था, जो प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो गया था. प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी जिसकी वजह से लोगों को मतलब बुक्स मिलने लग गई थी. यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखो, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम्स मेड बुक एंड प्रिंट्स अवेलेबल टू द मेनी पीपल इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन द डिस्टेंस टाउन्स और द कंट्रीज. मतलब प्रिंटिंग क्या थी, प्रिंटिंग एक ऐसा मतलब वरदान था हम कहें तो, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिला. प्रिंटिंग की वजह से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया और बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए हिस्ट्री छोड़ के गए हैं वो प्रिंटिंग की वजह से. ठीक है, और बहुत बहुत दूर दूर के लोगों को बुक्स मिल जाती थी पढ़ने के लिए कि हाँ वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये चीज़ है. तो प्रिंटिंग बहुत फ़ायदेमंद थी. तो उसके बाद देखें तो अ सेंस ऑफ हिस्ट्री दोज लिविंग इन द डिस्टेंस टाउन्स और कंट्रीज, ये तो हमने पढ़ लिया. अ सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप इन द यूरोप and the people contrast their modern world with the ancient world. अब क्या था, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि हम क्या हैं, मॉडर्न हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और जो पहले के लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, हमारी हिस्ट्री डेवलप्ड हो चुकी है और हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम ज़्यादा मॉडर्न हैं. किसके कंपैरिजन में, एशियंट लोगों के कंपैरिजन में जो कि ग्रीक और रोमन्स थे. ठीक है, अब इस ही दौरान मतलब 14 से 17 सेंचुरी के दौरान क्या हो गया था, रीजनल जो रिलीजन था ना लोगों का, वो अपने आप से चूज़ करने लग गए थे. रिलीजन केम टू बी सीन एज समथिंग विच ईच इंडिविजुअल शुड चूज़ फॉर हिमसेल्फ. पहले क्या होता था, जो लोग थे ना वो चर्च के कहने पे चलते थे, जो चर्च कहेगा वही लोग करेंगे. बट अब क्या हो गया था, लोग मॉडर्न हो गए थे तो उन्होंने खुद के राइट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. तो लोग अपना रिलीजन खुद से चूज़ करने लगे थे. नीचे हमको दे भी रखा है, द चर्चेस अर्थ. अब चर्च कहता था कि अर्थ कहाँ है, सेंटर में है. बट जब साइंटिस्ट थे उन्होंने खोजें करी, उन्होंने पता लगाया, उन्होंने पढ़ा, तो उनको क्या पता चला, बिगेन टू अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम. उन लोगों ने सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड किया और उनको मतलब चेज़ किया कि क्या है, अर्थ सेंटर में नहीं है. अब क्रिश्चियन उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें भी देखी, जोग्राफिकल नॉलेज वो पढ़ने लग गए थे. और जो चर्च था ना वो कहता था यूरोप है ना वो सेंटर व्यू है किसका, मेडिटेरियन सी का, वॉज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. क्या, और वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी है. बट ऐसा रिसर्चेस करने लग गए थे लोग. ठीक है, अब मैंने इतना सारा आपको बता दिया.
अब हमें ये पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आई हैं, ठीक है। इन द वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, हमें यूरोप से बहुत सारा वास्ट मटेरियल मिलता है। तो बहुत सारा मटेरियल रिमेन्स मिला था उनको, मतलब हमें क्या क्या मिला था, हमें 14 सेंचुरी तक का हमें वो मिला सारा डॉक्यूमेंट्स मिले, प्रिंटिंग बुक्स मिली, पेंटिंग्स मिली, स्कल्पचर्स मिली, बिल्डिंग्स मिली, टेक्स्ट मिले, ठीक है। मच ऑफ दिस हैव बीन केयरफुली प्रिवेंटेड। ये जो सारा सामान है ना, वैसे वो सब का सब म्यूज़ियम्स में, आर्ट गैलरीज में स्टोर्ड है, मतलब रखा हुआ है, प्रिजर्व किया हुआ है, और ये आपको मिलेगा यूरोप में और अमेरिका में, ठीक है। अब 19th सेंचुरी हिस्ट्री थी, वो यूज़ किस टर्म में करने लगी, रेनेसांस की टर्म में। मतलब जो 19th सेंचुरी से जो हिस्टोरियंस थे वो क्या एक टर्म यूज़ करते थे जिसका नाम जो थी रेनेसांस। अब रेनेसांस का मतलब क्या होता है, रेनेसांस मीन्स रीबर्थ, किसी चीज़ का पुनः जन्म होना, ठीक है। टू डिस्क्राइब द कल्चर चेंजिंग ऑफ द स्पिरिट। ये जो रेनेसांस था ना वर्ड, ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि अब हम क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हमारा कल्चर चेंज हो रहा है। तो मतलब एक तरह से कहे तो यूरोप का रीबर्थ हो रहा था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द हिस्टोरियन वॉज एम्फसाइज दैट देयर वॉज मोस्ट, अच्छा अब एक बहुत फेमस नाम है जैकोबन ब्रखार्ड। ये क्या थे, एक स्टूडेंट थे, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे स्विट्ज़रलैंड की, और ही वॉज द स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट थे जर्मन हिस्टोरियन के लोपलस वोन रैंक के, ठीक है। और ये इनको सिखाते हैं, रैंक ही हैड taught him that the primary corner of the historian was to write about the state and politics using paper and file of government department। और ये बात जो ब्रखार्ट थे उन्हें अच्छी नहीं लगती है। वो कहते इतनी सी तो डेफिनेशन नहीं होती है किसी भी हिस्टोरियन की मैं ये डेफिनेशन नहीं मान सकता। हिस्टोरियन बहुत कुछ लिख सकते हैं और हर चीज़ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उनको तो नहीं कहते, पर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि ये छोटी सी डेफिनेशन नहीं है हिस्टोरियन की। जो हिस्टोरियन होता है ना, हम यहाँ से पढ़ते हैं, Brookhart was dissatisfied with his very limited goals that he had mastered and set up in his mind। मतलब वो डिसअपॉइंटेड होते हैं उसके इस बात से कि नहीं, इतना सा एक काम नहीं होता हिस्टोरियन का। टू हिम पॉलिटिक्स वॉज नॉट दैट ऑल एंड एंड ऑन द हिस्ट्री। वो कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है जिस पे हिस्ट्री एंड हो जाती है। हिस्ट्री बहुत कुछ है। कल्चर पे लिख सकते हैं, पॉलिटिक्स पे लिख सकते हैं, स्टेट्स पे लिख सकते हैं, पीपल्स के बारे में। मेन थिंग इज़ कल्चर, वो कल्चर को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री वॉज मोस्ट कंकरेंटेड विद द कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। ओके, अब 1860 में वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम क्या था, द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसांस इन इटली। इस बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ था, इन विच ही कॉल्ड द रीडर। इस बुक को बनाने के लिए वो कुछ रीडर्स को, कुछ हिस्टोरियंस को देख लेते हैं और उन्हें कहते हैं अटेंशन टू द लिटरेसी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, to tell the story of how the new humanist culture had followed in Italy towns from the 14th to the 17th century। मतलब ये कहते हैं कि हम जो लिखेंगे वो कुछ ऐसा होगा कि हम लिटरेचर के बारे में लिखेंगे, आर्किटेक्ट्स के बारे में लिखेंगे, पेंटिंग के बारे में लिखेंगे, और हम उस पूरे ह्यूमनिस्ट कल्चर को डिफ़ाइन करेंगे जो कि इस बीच में हुआ है 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, ठीक है। अब द कल्चर हैज़ रॉट, देखो, द कल्चर हैज़ रॉट वॉज करेक्टराइज्ड बाय द न्यू ब्रीफ।
अब जो ये कल्चर था वो एक न्यू ब्रीफ की तरह मिनिमाइज हो गया था। दैट द मैन वॉज एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के नाते क्या कर सकता है, कैपेबल टू मेक हिज ओन डिसीजन। पहले क्या था, हर डिसीजन कौन लेता था, चर्च लेता था। अब एक इंडिविजुअल अपने डिसीजंस कैसे ले सकता है, खुद ले सकता है। नाउ उसकी स्किल्स, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है। द मॉडर्न, ही वॉज मॉडर्न इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ मिडेवल मैन हुज थिंकिंग वॉज कंट्रोल ऑन द चर्च। और कहते हैं कि वो लोग मॉडर्न हैं जो क्या करते हैं, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करते हैं, उस कंपैरिजन से जो लोग किस पे डिपेंड थे, चर्च पे डिपेंड थे। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें पढ़ना है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ आफ्टर द फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। मैनी ऑफ द टाउन्स हैज़, देखो क्या हुआ था कि वेस्टर्न जब एम्पायर था, यूरोप वेस्टर्न एम्पायर जब फॉल होने लग गया था तो उसके बहुत सारे स्टेट्स पॉलिटिकली एंड कल्चरली सेंटर वो सब फॉल हो गए थे इटली में, ठीक है। एंड देयर वॉज नो अनफिल्ड गवर्नमेंट, और उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पूरी इटली डिस्टर्ब थी, ठीक है। एंड पोप इन रोमन, उस रोमन में जो पोप्स थे ना, वॉज अ सोवरेन इन दिस ओन स्टेट, और वो खुद के स्टेट को देखते थे बस। मतलब इटली में देखा जाए